नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने। जी हाँ दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों, बतानी है कि विटामिन बी1 का केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, थायमिन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, थायमिन होता है। दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, इंदौर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के शहर इंदौर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है? बताने दोस्तों कि जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, वर्षा का जल। जी हाँ दोस्तों, जल का सबसे जो शुद्ध रूप होता है वो होता है वर्षा का जल, यानी कि रेन वाटर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, वर्षा का जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, बतानी है कि शरीर के जो रक्त होता है, हमारे शरीर का जो रक्त है, उस रक्त का शुद्धिकरण किसके माध्यम से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से हमारे शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, वृक्क, किडनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीथेन गैस को। जी हाँ दोस्तों, मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, मीथेन गैस। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि जो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है वो मीथेन गैस होता है। आप लोग याद रखेंगे बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस। और इस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों, बतानी है कि गरीबी हटाओ यह नारा किनका था, किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोस्तों सन 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आप लोग याद रखेंगे कब? तो 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे यह नारा किसका था? तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, बतानी है कि फियरलेस गवर्नेंस यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा किरण बेदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन से हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे किरण बेदी, जो दोस्तों देश के प्रथम महिला आईपीएस थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, किरण बेदी जो देश के प्रथम महिला आईपीएस थी और इन्होंने दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है?
दोस्तों बतानी है कि विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि इंटरपोल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए लियोन्स में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे लियोन्स में स्थित है। दोस्तों लियंस जो फ्रांस देश में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, लियोन्स फ्रांस में है और यहीं पे इंटरपोल का मुख्यालय है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे सन 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों बतानी है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फल उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बतानी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इसकी स्थापना कब की गई थी। दोस्तों तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई थी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर का मान बराबर होता है। दोस्तों बतानी है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 746 वाट के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सफेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बतानिए दोस्तों कि सफेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए सर आइजक न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, सर आइजक न्यूटन इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। किस सिद्धांत के। तो कि सफेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे सर आइजक न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि। दोस्तों बतानी है कि स्थिर पानी में जब मिट्टी का तेल डाला जाता है अर्थात किरोसिन तेल डाला जाता है तो मच्छर कम हो जाते हैं। क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे लार्वा जो होता है वो पानी में डूब जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाला जाता है तो क्या होता है, मच्छरों का जो लार्वा होता है वो पानी में डूब जाता है और इससे मच्छर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लार्वा पानी में डूब जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बतानिए दोस्तों कि इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किनके द्वारा रचित है। दोस्तों बतानी है कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी, किनके द्वारा यह रचना रचित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रस खान।
जी हाँ दोस्तों, प्रेम वाटिका किन की रचना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा रसखान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लावणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों बतानी है कि लावणी और तमाशा ये दोनों नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के। जी हाँ दोस्तों, लावणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफएटीएफ का सही विस्तारित रूप है? दोस्तों बतानी है कि एफएटीएफ सही विस्तारित रूप क्या होगा? एफएटीएफ का फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जी हाँ दोस्तों, एफएटीएफ का सही विस्तारित रूप क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है? दोस्तों बतानी है कि भोजन में शरीर को कौन सा भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा अवयव होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भोजन में जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? दोस्तों बतानी है कि जो कैमरा होता है उसका कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फिल्म। जी हाँ दोस्तों, कैमरे का जो फिल्म होता है वो हमारे आंख की रेटिना की तरह काम करता है। फिल्म दोस्तों इसे डिजिटल सेंसर भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे क्या कहा जाता है? डिजिटल सेंसर। ये हमारे आंख की रेटिना की तरह काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए फिल्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों बतानी है कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। जी हाँ दोस्तों, आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स बता देते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर को। आप लोग याद रखेंगे 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कब स्थापना हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को। और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। फुल फॉर्म क्या होता है आईएमएफ का? तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि मेटूर बांध किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर। जी हाँ दोस्तों, मेटूर बांध किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों बतानी है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की क्या है? सीमा रेखा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के दोस्तों यह सीमा रेखा है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। जी हाँ दोस्तों, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे।
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।